वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन सीरीज को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और हमने क्वेश्चन सीरीज जो आपकी टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमने स्टार्ट की है, जिसमें आपका पहला टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो लोग, चाहे आपके ए लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जे लेवल का एग्ज़ाम हो, जितने भी आपके ए या जे लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें तो और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे जो भी वीडियो आपको मिलेगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी वीडियो आपका अपलोड होगा या जो भी क्लास चलेगी वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड सीरीज है आपकी ये ट्रांसफार्मर की, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले 10 सेकंड के अंदर इसका खुद से देंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है ए टाइप चेंजर इज यूज्ड ऑन ए ट्रांसफार्मर फॉर एडजस्टिंग द वोल्टेज। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें जो टैप चेंजर्स का यूज किया जाता है, बेसिकली वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये जो टैप चेंजर्स होते हैं ये ट्रांसफार्मर के कहाँ पे लगाए जाते हैं, ये पूछा गया है। यानी कि प्राइमरी साइड लगाए जाते हैं, या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड लगाए जाते हैं, या आपके सेकेंडरी साइड लगाया जाता है टैप चेंजर, या आपका नन ऑफ एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ के क्वेश्चन क्या है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में टाइप चेंजर्स होते हैं बेसिकली ये कहाँ पे लगाए जाते हैं क्वेश्चन में। तो टाइप चेंजर्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो कंज्यूमर्स को क्या है, आपका वोल्टेज जो होगा वो कंज्यूमर्स कैसा चाहेगा, आपका कांस्टेंट वोल्टेज चाहेगा, यानी कि वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो इस वोल्टेज में वेरिएशन ना होने के कारण आपका क्या होगा, आपके जो भी सेफ्टी डिवाइसेस, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं, ये आपके वोल्टेज में जो वेरिएशन नहीं आएगा, फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा, तो ये आपके प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, और जैसे ही फ्लक्चुएशंस आता है तो जो है आपके जो भी इक्विपमेंट आपके घरों में यूज होते हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए कंज्यूमर्स क्या चाहता है कि हमको वोल्टेज कैसा मिले, कांस्टेंट वोल्टेज मिले। तो इस कांस्टेंट वोल्टेज को प्रोवाइड करने के लिए लगभग एग्जैक्ट आइडली तो नहीं होता है, बट एग्जैक्ट वोल्टेज ना मिलने के कारण क्या होता है, आपका कुछ एडजस्टिंग वोल्टेज प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को कराने के लिए हम टैप चेंजर्स का यूज करते हैं। कहाँ पे, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे देखो कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जैसे कि सेकेंडरी साइड पूछा है, जानते हैं सेकेंडरी साइड ही आपके क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये कंज्यूमर्स के बेसिस पे ही आपके ये टैप चेंजर्स लगाए जाते हैं। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो टैप चेंजर्स होते हैं वो आपके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द केवीए रेटिंग ऑफ एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस व्हेन कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर ड्यू टू।
यानी कि क्वेश्चन में पहले समझते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो के आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है उसकी जो केवीए रेटिंग है वो इंक्रीज की जाती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, कैसे इंक्रीज की जाती है, जब आप ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो केवीए रेटिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर की, ये इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो केवीए रेटिंग क्यों इंक्रीज हो जाती है ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो देखिए हमेशा याद रखेंगे, जो केवीए रेटिंग की बात करें, एक कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर की बात करें यानी कि जो जनरल ट्रांसफार्मर होता है, और एक ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होती है वो हाई होती है, सेम साइज की बात करें, ठीक है। और इसकी क्या होती है, इसके कंपेरिजन में लो होती है। तो आपको केवीए रेटिंग जो होती है इसकी ये हाई क्यों होती है, ये चीज़ आपको देखना है। तो केवीए रेटिंग क्या होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में जो पावर का ट्रांसफ़र होता है, कोई कन्वेंशनल जब ट्रांसफार्मर लेते हैं तो उसमें पावर का ट्रांसफ़र होता है बेसिकली, वो आप जानते हैं किससे होता है, इंडक्शन प्रोसेस से होता है, ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस से होता है। जबकि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आप जानते हैं कि सिंगल टाइप की वाइंडिंग होती है, कॉमन वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग जो है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी होती हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो पावर का ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली हमेशा याद रखेंगे कंडक्शन इफेक्ट की वजह से भी होता है, कंडक्शन प्रोसेस की वजह से, और एक इंडक्शन प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें जो केवीए रेटिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए भाई आपको आंसर भी इसी तरीके से दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंडक्टिव लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो कंडक्टिव लिंक होती है उसके वजह से क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, माइनर इंसुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन, यानी कि ट्रांसफार्मर जो माइनर इंसुलेशन होते हैं, माइनर इंसुलेशंस जो होते हैं वो ट्रांसफार्मर के किस किस के बीच में होते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला बताया ऑप्शन दिया गया है लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड कोर, दूसरा दिया गया है लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में, और थर्ड दिया गया ऑप्शन लेयर ऑफ वाइंडिंग्स, डी ऑप्शन दिया गया टर्न ऑफ वाइंडिंग्स, ई ऑप्शन दिया गया बोथ ई सी एंड डी। तो जब भी माइनर इंसुलेशन की बात करेंगे पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो माइनर इंसुलेशन ट्रांसफार्मर कहाँ किया जाता है, जैसे सपोज करो कंडक्टर्स का अगर इंसुलेशन करना हो तो कंडक्टर के इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है, टर्न्स के इंसुलेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से लेयर ऑफ वाइंडिंग्स में यूज किया जाता है माइनर इंसुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लेयर ऑफ वाइंडिंग्स और टर्न्स ऑफ वाइंडिंग, यानी कि यहाँ से दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बोथ सी एंड डी, ठीक है। तो माइनर इंसुलेशन की बात करें हमेशा याद रखना है कहाँ यूज किया जाता है, किस किस के बीच में, बाइंडिंग्स के बीच में और टर्न की वाइंडिंग्स के बीच में, कंडक्टर्स के बीच में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कोइल्स के बीच में। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन द वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैविंग 5% इम्पीडेंस विल एक्सपीरियंस ए रेडियल फोर्स। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, यानी कि पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती है उस केस में 5% आपका इम्पीडेंस होता है,
ठीक है। तो ये 5% इम्पीडेंस जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है इनमें, तो ये फोर्स कितना होता है ये बताना है आपको। तो हमेशा याद रखेंगे अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में तो ये कितना होता है 400 टाइम्स ऑफ फुल लोड वैल्यू, यानी कि जितना फुल लोड होगा उसका 400 टाइम्स जो है इतना गुना फोर्स जो है उस पर लगेगा, ठीक है। रेडियल फोर्स अप्लाई होता है किस केस में, जब अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है विद स्टेपिंग इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाई जाती है या कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो अगर विद स्टेपिंग के साथ में की जाती है तो उस केस में क्या होगा। तो हमेशा याद रखना जो अगर ट्रांसफार्मर की कोर की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफार्मर, एक स्मॉल रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक लार्ज टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जो स्मॉल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी जो कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इनका बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप के क्या होते हैं या स्क्वायर शेप के कोर बने होते हैं, ठीक है। जबकि जो लार्ज रेटिंग के होते हैं इनमें जो कोर की जाती है यूज वो स्टेपिंग टाइप की कोर यूज की जाती है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ से स्टेपिंग कोर का यूज करने से क्या होता है जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और जैसे ही कॉपर लॉस रिड्यूस होगा तो उस केस में जो क्या होगा कॉपर की जो सेविंग होगी वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो कॉपर की सेविंग भी हो जाती है। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। तो कॉपर की भी सेविंग होती है और कॉपर में लॉसेज जो होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं, किसकी वजह से, जब कोर को आप स्टेपिंग टाइप कोर को यूज करेंगे, ठीक है। और पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं जो लार्ज रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें स्टेपिंग टाइप की कोर यूज की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज कॉमनली यूज्ड एज इट हैज, यानी कि जो सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं ये बेसिकली जो यूज किए जाते हैं इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा जो सेल टाइप का कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें दो टाइप विंडो होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक पाथ की बात करें तो इसमें दो मैग्नेटिक पाथ हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से जो मैग्नेटिक पाथ होंगी वो कितनी होंगी सेल टाइप में, दो होंगी। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया टू मैग्नेटिक पाथ, तो टू मैग्नेटिक पाथ पहला ऑप्शन सही हो गया। इसी तरीके से क्या होता है जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है वो क्या होता है कम होता है, किसके कंपैरिजन में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, क्योंकि कोर में जो वाइंडिंग्स होती है वो आपकी कोर के बाहरी साइड होती है और इसमें वाइंडिंग्स क्या होती है इसके मिडिल वाली लिम्स में होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो होता है लीकेज फ्लक्स जो होता है वो कम होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है बुक होल्ड रिले इज यूज्ड फॉर, तो ध्यान देंगे जो बुक होल्ड रिले होती है ट्रांसफार्मर में इसका बेसिकली मेन काम क्या होता है कि जो भी ट्रांसफार्मर में जो इंटरनल फॉल्ट्स होती हैं, ठीक है, इन इंटरनल फॉल्ट्स को क्या करता है ये प्रोटेक्ट करने के लिए बुक होल्ड रिले बनाई जाती हैं, ठीक, बुक होल्ड रिले लगाई जाती हैं। और ये जो बुक होल्ड रिले होती है वो कैसी होती है, गैस एक्चुएटेड वेस्ट होती है, ठीक है, गैस पे आधारित ये बुक होल्ड रिले होती हैं, इनका जो ऑपरेशन होता है गैस के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो जब आप देखेंगे बुक होल्ड रिले का मेन काम क्या होता है ट्रांसफार्मर में, जो भी इंटरनल फॉल्ट्स होती हैं जैसे वाइंडिंग्स का फॉल्ट होना
ये क्या करता है, इनको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट्स। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन ए पावर ट्रांसफार्मर द ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। तो हमेशा याद रखेंगे, जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर में आपका एक ब्रीदर होता है, ठीक है, और इस ब्रीदर का यूज क्यों किया जाता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ब्रीदर जो बेसिकली क्या होता है, एक पाइप टाइप का होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी एयर के यानी कि एटमॉस्फेयर से, जो एटमॉस्फेयर होता है, इस एटमॉस्फेयर से कुछ एयर अंदर जाएगी पाइप के थ्रू, तो इस पाइप के थ्रू से जो एयर आ जाएगी वो क्या होगी आपकी, उसमें एयर में कुछ मॉइस्चर होगा, तो इस मॉइस्चर कंटेंट को क्या करता है ये ब्रीदर, मेन काम होता है इस ब्रीदर का कि मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर देना या ख़त्म कर देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर विद एयर, यानी कि एयर से जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको रिमूव करने के लिए ब्रीदर का यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रीदर में ऐसा क्या होता है, तो ब्रीदर में बेसिकली एक सिल्का जेल यूज किया जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी मॉइस्चर होता है एयर में उसको एब्जॉर्ब करके रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन में कहा गया 5 लिम्स कंस्ट्रक्शन इज प्रिफर्ड ओवर 3 लिम्स कंस्ट्रक्शन, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा बताइए। यानी कि जैसे आपका ट्रांसफार्मर का हमने बताया कि जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें लिम्स क्या होती हैं, 3 लिम्स होती हैं, इस तरीके से बना 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, ये सेल टाइप में होती है। कोर टाइप की अगर बात करें तो इस टाइप का कोर टाइप का आपका ट्रांसफार्मर होता है, तो इसमें लिम्स कितनी होती हैं, 1 और 1 लिम्स 2, यानी कि 2 लिम्स का यूज किया जाता है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर 5 लिम्स हैं उसमें और 3 लिम्स की अगर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर बताया जाए तो क्या चीज़ उसमें ऑप्शन के हिसाब से होगा, बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो हमेशा याद रखेंगे, जो 5 लिम्स का कंस्ट्रक्शन होता है या 5 लिम्स जो है प्रीफर की जाती है 3 लिम्स के कंपैरिजन में, वो क्यों की जाती है। पहला आंसर देखो क्या होगा, मैग्नेटिक रिलक्टेंस ऑफ 3 फेज कैन बी बैलेंस, यानी कि जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस, मैग्नेटिक रिलक्टेंस क्या होता है, तो मैग्नेटिक रिलक्टेंस का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, यानी कि जिस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सर्किट में बिहेवियर होता है, उसी तरीके से जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उस मैग्नेटिक सर्किट में आपका रिलक्टेंस का बिहेवियर होता है, यानी कि फ्लक्स को अपोज करता है और ये रेजिस्टेंस जो है करंट को अपोज करता है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अगर हम लोग 5 लिम्स की कंस्ट्रक्शन का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं 3 लिम्स के कंपेरिजन में, तो उस केस में जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस होगा वो कैसे होगा, कैन भी बैलेंस हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को पैरेलल कंडीशन में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशंस, वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं ये आपको बताना है। तो बेसिकली इसमें नेसेसरी कंडीशन पूछा गया है, यानी कि मस्ट कंडीशन, यानी कि आपकी बिल्कुल एक डिजायरेबल कंडीशन होती है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है ट्रांसफार्मर के पैरेलल में ऑपरेशन कराने के लिए। तो जो आपकी नेसेसरी कंडीशन है वो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा गया, कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड,
यानी कि ये तो आपको होनी ही होनी चाहिए अगर पैरेलल ऑपरेशन में आप ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कराते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया वोल्टेज रेशियो, सेम वोल्टेज रेशियो, और दूसरा ऑप्शन दिया गया मस्ट बी कनेक्टेड इन प्रॉपर पोलरिटीज, यानी कि प्रॉपर पोलरिटी में कनेक्ट होना चाहिए, और सी ऑप्शन में दिया गया है आर बाई एक्स रेशियो शुड बी सेम, यहाँ पे सेम कर लेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन दिया गया सेम केवी रेटिंग, तो इसमें क्या होगा बताइए आंसर। तो देखिए पैरेलल ऑपरेशन के कंडीशन की बात करें तो उसमें आपका जो पहला है वो सेम वोल्टेज रेशियो भी होना चाहिए ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट कराने के लिए, यानी कि 2 या 2 से अधिक पैरेलल में अगर ट्रांसफार्मर कनेक्ट हैं तो उनका जो वोल्टेज रेशियो वो सेम होना चाहिए, और पोलरिटी भी सेम होनी चाहिए, आर बाई एक्स रेशियो भी सेम होना चाहिए, और उनके केवी रेटिंग का रेशियो भी सेम होना चाहिए। बट ये कंडीशंस आपको सारी दी गई हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पूछा गया है मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कि जो नेसेसरी कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन आपकी कौन सी होगी, यानी कि ये तो अगर पैरेलल में ऑपरेट कराना है तो आपको ये कंडीशन तो करनी ही करनी पड़ेगी, ये नेसेसरी का मतलब हो गया आपका। तो हमेशा याद रखेंगे जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपकी कौन सी है, प्रॉपर पोलरिटीज, यानी कि ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल में ऑपरेट करा रहे हैं 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को, तो उनको कनेक्ट करने के लिए आपकी जो पोलरिटी है वोल्टेज की पोलरिटी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी सेम, यानी कि सेम पोलरिटी के ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ेगा। तो ये भी हैं, लेकिन ये क्या है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, यानी कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट कराने के लिए अच्छी तरीके से यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर ऑपरेट कराना है तो ये भी आपकी ज़रूरी है, लेकिन नेसेसरी की अगर बात करें यानी कि इसके बिना तो आप पैरेलल में ऑपरेट करा ही नहीं सकते हैं, तो ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो देखिए वही पैरेलल वाला क्वेश्चन आ गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैरेलल में अगर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कराने हैं 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को, तो उनके जो लोड का शेयर किया जाता है वो किस पे डिपेंड किया जाता है, ठीक है। पहला दिया गया है रेटिंग्स पर, और दूसरा ऑप्शन दिया गया एफिशिएंसी पर, सी ऑप्शन दिया गया लीकेज रिएक्टेंस पर, और डी ऑप्शन दिया गया है पर यूनिट इम्पीडेंस। तो देखिए हमेशा याद रखेंगे अगर जो ट्रांसफार्मर ऑपरेट कराते हैं पैरेलल में तो उस केस में जो लोड का शेयर होगा, ठीक है, शेयरिंग ऑफ लोड होगा, वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, उसके पर यूनिट इम्पीडेंस पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा कि आपने एक फार्मूला देखा होगा, जैसे हम मान लेते हैं एक ट्रांसफार्मर है ए और बी, इनको पैरेलल में ऑपरेट करा रहे हैं, अगर इनकी केवी रेटिंग हम लोग देखें, ट्रांसफार्मर ए है और ट्रांसफार्मर बी है, तो अगर हम लोग इनकी इम्पीडेंस भी देख लेते हैं, इसका जेड ए और इसकी जेड बी, ठीक है। अगर इसका शेयर आपसे पूछा जाए तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि केवी रेटिंग, जो टोटल केवी रेटिंग होगी इस तरीके से केवी इंटू जो आपका जो होगा ए का, तो उससे यहाँ पे जेड बी हो जाएगा अपॉन जो भी टोटल इम्पीडेंस होगा पर यूनिट इम्पीडेंस, वो इस तरीके से फार्मूला आपका बनता है, ठीक है। अगर शेयर बी का आपसे पूछा जाए तो उस केस में ये क्या हो जाएगा फार्मूला, के वी ए फुल के वी ए अपॉन इंटू ये क्या हो जाएगा जेड ए अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो शेयर किया जाता है, लोड की शेयरिंग होती है, बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके इम्पीडेंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पर यूनिट इम्पीडेंस पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में पूछा गया ट्रांसफार्मर सेटअप्स द वोल्टेज वाई ए फैक्टर 100, द रेशियो ऑफ करंट इन प्राइमरी टू दैट इन द सेकेंडरी इज। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि अगर एक ट्रांसफार्मर है वो क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज को,
ठीक है, वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप कर रहा है। और ये जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है वो एक फैक्टर है के, वो 100 है, ठीक है। यानी कि के एक तरीके से आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है आपका, के दिया गया है, यानी कि इस के का किस फैक्टर से वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, यानी कि 100। तो आपसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ प्राइमरी करंट इनटू अपॉन सेकेंडरी करंट, यानी कि रेशियो ऑफ प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट का आपको बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यानी कि फैक्टर क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, आप जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो क्या होता है, B2 अपॉन B1 इक्वल टू के। अब आप जानते हैं कि B2 अपॉन B1 जो होता है, के की वैल्यू अपन को दी गई, किस फैक्टर से हो रहा है, 100 से हो रहा है। यानी कि इस तरीके से B1 B2 का ये हम लिख सकते हैं। अगर हम लोग करंट में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। किस केस में, ट्रांसफार्मर के केस में। तो यहाँ से अगर रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का निकालें तो वो क्या होगा, B2 बाई V1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली का मतलब I1 अपॉन I2 इक्वल टू के हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको पूछा क्या गया है, रेशियो किसका पूछा गया, I1 अपॉन I2। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या होगा, के बराबर होगा। अब के जो हमारा क्या है क्वेश्चन में, वो दिया है 100, यानी कि फैक्टर कितना दिया है, 100। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। तो देखिए यहाँ से आंसर क्या होगा, फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई। तो ये आपसे पूछा गया कि अगर ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्राइमरी वोल्टेज से सेकेंडरी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर होता है यानी कि के है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, मल्टीप्लाई होगा के स्क्वायर से, या ऑप्शन बी दिया गया है मल्टीप्लाई होगा बाई के से, या डिवाइड होगा बाई के से, के स्क्वायर से, या ऑप्शन डी दिया गया है डिवाइड बाई के। तो क्या होगा बताइए आंसर इसका। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो क्या होता है, B2 अपॉन B1 यानी कि के अब क्या कर रहा है, प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी साइड वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ से जब हम रिलेशन निकालेंगे तो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू B1। तो देखिए यहाँ से क्या क्या हो रहा है आपका, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो रहा है, के, यानी कि यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो उस केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई के, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा इसमें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाइड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज एडी करंट लॉस ऑफ 50 watt if the transformer is connected to a voltage of 330 volt 50 hertz the AD current loss will be। क्या होगा आंसर बताइए। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका एक ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज का। ये ट्रांसफार्मर जब आप B1 सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, B1 हम एज्यूम कर लेते हैं वोल्टेज B, इतने वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे, तो उस केस में जो एडी करंट होता है PE वो आ रहा है आपका 50 हर्ट्ज आता है। अगर यही वोल्टेज आपका क्या होता है, B2 वोल्टेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपका अगर 330 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाए
और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, तो उस केस में इसका एडी करंट लॉस कितना होगा। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। यानी कि जब P1 सप्लाई आपने दिया 220 वोल्ट की, तब एडी करंट आपका इतना आया, और जब आप वोल्टेज को अगर इतना बढ़ा दोगे तो उस केस में एडी करंट का इफेक्ट क्या होगा, एडी करंट कितना निकलेगा। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो हमेशा याद रखेंगे। तो जब भी एडी करंट जो होती है आपके V/F रेशियो से, जब आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट के केस में हमेशा याद रखेंगे V/F का मतलब क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आपका जो रिलेशन आएगा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, V² के, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये रिलेशन याद रखना। तो जब इन्होंने कहा है कि अगर हम लोगों को V2 एडी करंट हमको निकालनी है P2, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो Pe2 अपॉन Pe1 यानी कि एडी करंट 2, यहाँ से क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, P2 की वैल्यू निकाल लेंगे किस वोल्टेज पे, 330 पे। तो देखिए कितना निकलेगा, ये हम इसको P1 मानते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू आपको दे दी गई है 50 वाट, इंटू B2 की वैल्यू कितनी दी गई है 330, अपॉन B1 की वैल्यू 220 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे देखेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे क्या रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ठीक है। यानी कि वोल्टेज को जब आपका बढ़ाया जाता है उस केस में जो एडी करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के स्क्वायर के। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 112.5 वाट। यानी कि वोल्टेज जब आपने बढ़ा दिया तो कितना लॉसेस आ जाएगा, उसका एडी करंट लॉस ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। ए ट्रांसफार्मर हैज़ परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ 2% एंड इट्स परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ 4.9, यहाँ पे 4.9 आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है 4.9%। व्हाट आर इट्स रेगुलेशन एट पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग एंड 0.8 लीडिंग रेस्पेक्टिवली। तो बताइए आंसर क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो चीज़ आपकी पर यूनिट में दी होती है तो उस केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन का आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, उसको आप सॉल्व करिए पहले। क्या होगा, एक लीडिंग और लैगिंग दोनों के केस में आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आपकी वैल्यू आपको वोल्टेज रेगुलेशन में निकालना है, अगर वैल्यू आपकी कैसी दी गई है, पर यूनिट में दी गई है, तो पर यूनिट के केस में आपका अगर लीडिंग पावर मान लेते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, परसेंटेज रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज रेजिस्टेंस यानी कि हम लिख सकते हैं आर पी यू कितना दिया गया है 2%, और एक्स पी यू कितना दिया गया है 4%, ठीक है। यहाँ पे 4% लिख लेंगे। तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो लैगिंग की अगर बात करें, पहले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है 0.8 लैगिंग। तो 0.8 लैगिंग का मतलब है यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा कि आर पर यूनिट कॉस फाई। अब लैगिंग है तो लैगिंग केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स पी यू साइन फाई। तो ये तो फॉर्मूला होता है आपका लैगिंग के केस में। और वोल्टेज रेगुलेशन का अगर लीडिंग की बात करें, लीडिंग के केस में आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से इससे वो होगा क्या, आर पी यू कॉस फाई माइनस
एक्स पी यू साइन फाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और इसकी वैल्यू आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से इसका आंसर आई थिंक आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों के केस में पहले लैगिंग के लिए निकालेंगे 0.8 लैगिंग, फिर आपको निकालना है 0.8 लीडिंग। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीज कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अनचेंज्ड देन। तो देखिए कहा गया है एक ट्रांसफार्मर है, उसकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसको अगर बढ़ा दिया जाए, जबकि क्या है वोल्टेज को आपको फिक्स रखना है, यानी कि फिक्स कांस्टेंट रखना है, तो उस केस में आपसे पूछा गया है कि जो एडी करंट लॉस और जो हिस्टैरिसीस करंट लॉस होती है इसमें क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तो पहला तो ऑप्शन दिया गया बोथ हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस इन द कोर विल बी इंक्रीज, यानी कि दोनों लॉस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में दिया गया हिस्टैरिसीस लॉस विल इंक्रीज बट एडी करंट लॉस विल डिक्रीज, और सी ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस लॉस विल इंक्रीज बट एडी करंट लॉस विल इंक्रीज, और डी ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस लॉस विल डिक्रीज बट एडी करंट लॉस विल बी रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो एडी करंट लॉस होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, और जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो क्वेश्चन में कह दिया गया कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए और वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए तो उस केस में क्या होगा, यानी कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा तो हम कह सकते हैं जो एडी करंट लॉस होगा वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए तो उस केस में हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा आपका, कैसा होगा बताइए, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेचुरल एयर कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग अप टू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की कूलिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑयल कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, एयर का यूज किया जाता है, एयर ब्लास्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांसफार्मर को कूलिंग के प्रोसेस होते हैं। तो इसमें वही आपसे पूछा गया है कि अगर नेचुरल एयर का कूलिंग किया जाता है तो वो उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, किस रेटिंग तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो नेचुरल एयर कूलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं उसमें या होती है, बताइए आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे जो नेचुरल एयर कूलिंग की अगर बात करें तो नेचुरल एयर कूलिंग की जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो लगभग 5 to 10 kVA तक के ट्रांसफार्मर्स में क्या होता है, नेचुरल एयर कूलिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सॉरी नेचुरल एयर कूलिंग का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका, ये यूपीपीसीएल 2019 में पूछा गया है। ठीक है, यूपीपीसीएल जेई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस caused by core lamination in a transformer depends on। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर्स में अगर वाइब्रेशंस की बात करें बाई द कॉज्ड बाई कोर लेमिनेशन, जो कोर के लेमिनेशन के कारण जो ट्रांसफार्मर में आपकी जो वाइब्रेशंस होती है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
पहला दिया है साइज ऑफ लेमिनेशन, लेमिनेशन के साइज पर, और बी ऑप्शन दिया गया गेज ऑफ लेमिनेशन, सी दिया गया टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द एबव। यानी कि लेमिनेशन के साइज पे भी डिपेंड करता है और लेमिनेशन के गेज पे भी डिपेंड करता है, और क्लैंपिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की उसके टाइटनेस पे भी इसके मैकेनिकल वाइब्रेशंस डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बताइए अच्छा इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज। तो जैसा कि आप जानते हैं जो ट्रांसफार्मर में होता है ऑयल यूज किया जाता है, और इस ऑयल जो फ्रेश ऑयल होता है डाइलेक्ट्रिक ऑयल, तो इस ऑयल का जो कलर होता है वो आपको बताना है किस कलर का ये ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखेंगे पेल येलो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिकली जो येलो कलर का ही थोड़ा सॉइल जैसा होता है ऑयल। ठीक है, तो आप कह सकते हो किस इसका कलर का नाम क्या है? पेल ऑयल। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया था मैग्नेटाइजिंग करंट इन ए ट्रांसफार्मर इज रिच इन। तो क्या पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है IM आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, आप जानते हैं। तो इसमें जो आपकी सबसे ज़्यादा किस टाइप की हार्मोनिक्स प्रेजेंट होगी वो आपको बताना है, यानी सबसे अधिक हार्मोनिक्स कौन सा होगा इस मैग्नेटाइजिंग करंट में। तो पहला ऑप्शन दिया गया थर्ड हार्मोनिक्स, बी ऑप्शन दिया गया फिफ्थ हार्मोनिक्स, और सी दिया गया सेवेंथ हार्मोनिक, डी दिया गया 13th हार्मोनिक। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थर्ड हार्मोनिक्स जो है सबसे ज़्यादा आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट में होती है। ठीक है, तो अब जब आप पढ़ेंगे इसको हार्मोनिक्स क्या होता है, इस हार्मोनिक्स की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं ट्रांसफार्मर में, तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हार्मोनिक्स का क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है हार्मोनिक्स, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे अधिक जो हार्मोनिक्स होती है थर्ड हार्मोनिक्स होती है मैग्नेटाइजिंग करंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हम लोग सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में आपकी मुलाकात हम लोग करेंगे और उसमें देखेंगे और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके बहुत SSC JEE हो गया या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, स्पेशली UPPCL JEE इस टाइम एग्ज़ाम आपका फॉर्म आया है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो जो लोग अभी नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आएगा या कोई नई क्लास जब चलेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।